आज हमें पढ़ना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फर्स्ट लेक्चर। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा हुआ था बेसिक ज्योमेट्री, मतलब कि हमने स्टार्ट किया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को सीखने से पहले पॉइंट, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला को सीखने से पहले हमें बेसिक ज्योमेट्री का यूज करना आना चाहिए, ठीक है ना। जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का कहाँ पे यूज होता है, जो हमने ट्रायंगल्स एंड क्वाड्रिलेटरल चैप्टर पढ़ा हुआ है 10th क्लास में। 10th क्लास में जो ज्योमेट्री का पोर्शन होता है उसी ज्योमेट्री का पोर्शन अप्लाई होता है किसमें, इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, ठीक है। तो इसलिए मैंने स्टार्टिंग में आपको कुछ बेसिक फाउंडेशन जो हमें जरूरत पड़ेगी या पड़ती है उसको मैंने पहले लेक्चर में ले दिया है बेसिक ज्योमेट्री में। दिस इज द बैकबोन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बेसिक ज्योमेट्री इज द बैकबोन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आज हमें पढ़ना है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लेक्चर 1 स्टार्ट कर रहे हैं, सबसे पहला लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये देख लें, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या कहती है ये समझिए कि सबसे पहले हमें पढ़ना है पॉइंट्स के बारे में, ठीक है ना। पॉइंट्स क्या होते हैं, फिर पढ़ेंगे पॉइंट्स कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है ना। या फिर हम पढ़ेंगे कि सर पॉइंट्स तो है, मान लीजिए हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में उस पॉइंट की पॉइंट क्या है, मान लीजिए ये पॉइंट, ये एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब मान लीजिए और ये पॉइंट की पोजीशन कितनी है 2,3। तो ये किसके रिस्पेक्ट में है, ये इस कोऑर्डिनेट एक्सिस जो बनाई हुई है हमने, यहाँ पर ऑरिजिन जो कट कर रहा है इसके रिस्पेक्ट में इसके पॉइंट की लोकेशन क्या है 2,3। बट अगर मैं इस ऑरिजिन को अगर मैं शिफ्ट कर दूंगा कहाँ पर, मान लीजिए यहाँ शिफ्ट कर दिया, पॉइंट की पोजीशन वहीं फिक्स है, ठीक है ना। पॉइंट की पोजीशन क्या कर दिया, वहीं फिक्स है। मान लीजिए अभी एक कमरा जो है, ये रूम है, ये मेरे से 5 फीट की डिस्टेंस पर उसका कॉर्नर है, ठीक है ना। 5 फीट की डिस्टेंस पर उसका कॉर्नर है। मान लीजिए इस कमरे को और छोटा कर दिया जाए, मतलब अब वो दीवार है जो यहाँ पर आ जाए, उसके रिस्पेक्ट में मेरा कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा चेंज। तो अब समझिए कि अगर ये कोऑर्डिनेट चेंज हो गया तब क्या इसका कोऑर्डिनेट बनेगा, या अगर ऑरिजिन चेंज हो गया तो इसकी कोऑर्डिनेट में क्या चेंजमेंट आएगा। अगर मैंने एक्सिस को अगर मैं रोटेट कर दिया थीटा एंगल पे तब इसका कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा। तो पहले हम सबसे पहले देख लें कि पॉइंट्स में पढ़ना क्या क्या है, पॉइंट्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि सर पॉइंट्स को जानने से पहले कुछ चीजों की जरूरत पड़ती है। अगर मैं बोलूँ सर कि सेट क्या होता है, व्हाट इज द सेट, और मैं बोलूँ व्हाट इज द सेट। अब सेट क्यों बोल रहा हूँ, क्यों, क्योंकि हमें सबसे पहले देखना होगा कि सर हमें नेचुरल नंबर का मतलब पता है क्या, और नेचुरल नंबर क्या होते हैं सर 1 2 3 4 5 डैश। अभी करली ब्रैकेट का, इसी ब्रैकेट का यूज क्यों किया, इस ब्रैकेट का यूज क्यों नहीं किया, इस ब्रैकेट का यूज क्यों नहीं किया। इसका मतलब है, इस ब्रैकेट का मतलब है, इस ब्रैकेट का मतलब क्या है कि करली ब्रैकेट का मतलब है कि हमें जो नंबर दिया गया 1 के अलावा 1 के बाद सिर्फ क्या आएगा 2 आएगा, 1.5 1.3 कुछ नहीं आएगा। 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा, मतलब सिंगल ऑब्जेक्ट की बात चल रही है, ठीक है ना। तो इस ब्रैकेट का यूज हम करते कहाँ हैं, सेट में करते हैं, सेट में। अब सेट क्या होता है, सेट का मतलब क्या होता है। अब देखिए अगर मैं बोलूं सेट का मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं क्या, अगर मैं बोलूं एक क्वेश्चन समझिए आप कि फाइंड द सेट ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन अ क्लास, व्हाट इज द सेट ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इन अ क्लास। तो दिस इज अ सेट और नॉट। तो पहले समझना पड़ेगा कि सेट होता क्या है। सेट क्या है, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड नंबर्स। सेट क्या है, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का मतलब क्या है, अब ये समझिए, ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स या नंबर्स या एलिमेंट्स कुछ भी कह सकते हैं हम, ठीक है ना। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स या कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड नंबर्स का मतलब क्या है कि अगर मैंने बोला कि व्हाट इज द सेट ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन अ क्लास, तो अगर मैं बोलूंगा कि यार ये इंटेलिजेंट है तो बगल वाला बोलेगा कि यार इससे इंटेलिजेंट तो रामू है, और रामू से इंटेलिजेंट तो ब्रजेंद्र है, और ब्रजेंद्र से इंटेलिजेंट तो कुलदीप है ना, कुलदीप से इंटेलिजेंट तो जूही है। अगर इस तरीके से बोला जाए तो फिर इंटेलिजेंट स्टूडेंट कोई पता कर पाएगा क्या, नहीं पता कर पाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब कि इंटेलिजेंट बुद्धिमत्ता को नापने के लिए मतलब कोई एक ग्रेड नहीं है कि नहीं आपके 100 में से 90 मार्क्स करवाएंगे तो आप इंटेलिजेंट कहलाएंगे, ठीक है ना। तो जरूरी नहीं है कि हर बच्चे, अगर मान लो किसी बच्चे का लेकिन उनका इंटेलिजेंसी लेवल वही लेवल हो, ठीक है। तो इसमें क्या है, अपोजिशन है। तो वेल डिफाइंड का मतलब होना चाहिए कि जहां पर अपोजिशन नहीं होना चाहिए, मतलब अपोजिशन नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, उसी को हम बोलेंगे वेल डिफाइंड नंबर्स, है ना। जैसे मैंने बोला व्हाट इज द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश, कोई बोलेगा बॉम्बे, तो क्या हो गया, गलत हो गया ना।
वेल डिफाइंड का मतलब है कि एक क्वेश्चन आंसर सब लोग एक ही तरीके से देख रहे हैं, सब लोग लखनऊ ही बोल रहे हैं, तब वो वेल डिफाइंड है। अगर कोई लखनऊ, कोई कानपुर बोलने लगे, कोई उरई बोलने लगे, कोई दिल्ली बोलने लगे, तो ये कोई वेल डिफाइंड नंबर नहीं हो गया। क्यों? क्योंकि उसके बहुत सारे आंसर दे रहे हैं। मतलब अगर मैं बोलूं किसी से कि नेचुरल नंबर बताओ, तो आप भी यही बोलेंगे 1 2 3 4 डेड इनफाइनाइट, और बगल वाला बंदा भी यही बोलेगा, और पड़ोसी भी यही बोलेगा, और आपके सर भी यही बोलेंगे, और आपकी मम्मी भी यही बोलेंगे, आपके पापा भी यही बोलेंगे, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, कोई अपोजिशन नहीं है, सबको पता है नेचुरल नंबर यही होता है, ठीक है ना। तो अब समझ में आया कि सर नेचुरल नंबर में इस ब्रैकेट का मतलब क्या है, सेट से लिया गया है, और सेट का मतलब क्या होता है, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, और कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का मतलब क्या है, जहां पर अपोजिशन नहीं होना चाहिए। क्लियर? ये तो हमने देख लिया। अब इसी तरीके से थोड़ा सा मैं ये एक्चुअली मुझे सिर्फ इसलिए पढ़ाना था क्योंकि अभी हमें इसका यूज थोड़ा सा करना पड़ता है, ठीक है ना। हमें क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री में थोड़ा सा यूज करना पड़ेगा इसका, तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हम पॉइंट्स के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सा नंबर हमारा पॉइंट नेचुरल नंबर में आएगा, कौन सा नंबर हमारा, कौन सी डिजिट जो है हमारी वो किस में आएगी, होल नंबर में आएगी, कौन सी रेशनल नंबर में आएगी, कौन सी रेशनल नंबर में आएगी, ठीक है ना। तो अगर मैं बोलूं सर होल नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर की बात क्या होता है, होल नंबर्स, तो इसमें क्या करोगे, इसने क्या किया, हमारी अधूरी कहानी को क्या कर दिया, पूरा कर दिया। मतलब होल नंबर मतलब पूर्ण कर दिया। होल की हिंदी क्या होती है, पूर्ण। अगर होल को पूर्ण करके मतलब 0 1 2 3 4, मतलब अभी तक क्या बोल रहे थे कि भैया नेचुरल नंबर बोलता है कि मेरे पास इतने नंबर हैं, उसने बोला कि भाई मेरे 0 को हटाने के बाद मतलब 0 नहीं लिखा है, 0 एग्जिस्ट ही नहीं करता दुनिया में, था ही नहीं, तो क्या सारे नंबर्स लिखे जा सकते थे, नहीं लिखे जा सकते थे। तो लिखे तब जाने लगे जब आर्यभट्ट ने क्या किया, 0 का आविष्कार कर दिया, ठीक है ना। तो 0 का जब आविष्कार हो गया तो उसने क्या किया, हमारी अधूरी कहानी को क्या कर दिया, पूरा कर दिया। क्या कर दिया, हमारी अधूरी कहानी को, यहां पे लिख लो, अधूरी कहानी को पूरा कर दिया, अधूरी कहानी को पूरा कर दिया। अच्छा, नंबर लाइन पे सबसे पहले देखा कि नेचुरल नंबर हो गए, होल नंबर हो गए, अब क्या आना चाहिए, इंटीजर्स। सर इंटीजर्स क्या होते हैं, माइनस माइनस इनफाइनाइट से लेके -3 -2 -1 0 1 2 3 ये क्या है, हमारे इंटीजर्स है। अब इसी में मैं बोलूंगा पॉजिटिव इंटीजर्स, तो 0 के स्टाइल वाले क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स हो जाएंगे। इनको हम बोल देंगे क्या, i+, इसको हम क्या बोल देंगे इसको हम क्या बोल देंगे, आई नेगेटिव। और आई नॉट का मतलब क्या था कि आई पॉजिटिव यूनियन आई नेगेटिव, दोनों को मिलाने के बाद 0 इज नाइदर अ पॉजिटिव क्वांटिटी नाइदर अ नेगेटिव क्वांटिटी, ठीक है ना। इसलिए इंटीजर्स तो काउंट होगा, बट यहाँ पर क्या होगा, इसको बोलेंगे नॉन जीरो इंटीजर्स, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको, नॉन जीरो इंटीजर्स बोलेंगे। क्लियर कि मैं बता चुका हूँ आपको बेसिक ज्योमेट्री वाले पोर्शन में, ठीक है, फंक्शन वाले चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ पहले वाले लेक्चर में। इंटीजर्स हो गया। अब बात है सर कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, जिसको हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। रेशनल नंबर्स क्या है, रेशनल नंबर्स वो नंबर है जो p अपॉन q के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकते हैं, एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन p, q बोथ बिलोंग्स टू इंटीजर। और ये क्या है, दोनों के दोनों नंबर्स क्या होने चाहिए, ये इंटीजर्स में आने चाहिए। क्या आने चाहिए, दोनों नंबर इंटीजर होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, इंटीजर मतलब समझ रहे हैं ना, कंप्लीट नंबर, ठीक है। अच्छा, अब रेशनल नंबर्स भी कितने टाइप्स के होते हैं, एक तो होता है टर्मिनेटिंग, एक तो होता है नॉन टर्मिनेटिंग, ये पता हुआ है सबको, तो बताने की जरूरत नहीं मेरे हिसाब से। क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री का पूछना इतना डीप में नहीं पता, इतने डीप में नहीं पूछना मुझे। इंटीजर, होल नंबर और ये सब में बस थोड़ा सा डाउट होता था बच्चों को, क्वेश्चन क्योंकि आते हैं तो बच्चे दिक्कत कर जाते हैं। तो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में बता चुका हूं। टर्मिनेटिंग क्या होते हैं, जो जैसे 5.2 मतलब टर्मिनेट करके मतलब रुक गए, इसका मतलब 2.5 क्या है, ये क्या है, रुक गया, इसलिए क्या है p अपॉन q, मतलब इंटीजर 5 भी क्या है, इंटीजर है, और 2 भी क्या इंटीजर है, तो पूरे रेशनल नंबर की कंडीशन को फॉलो कर रहा है। और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, जैसे 10/3, जैसे 3.33333, मतलब सेम डिजिट क्या कर रही है, रेशनल बाद रिपीट करती ही जा रही है, इसको क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर्स में लेके आएंगे। अब आता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, देखिए इसको बताने की जरूरत नहीं, बस इतना थोड़ा समझाना था मुझे, ठीक है। तो अगर अब देखिए कि अगर इरेशनल नंबर लेके आना, तो इरेशनल नंबर क्या होते हैं, जैसे कि पाई की वैल्यू 3.141515 चलती रहती है, लेकिन 22/7 की वैल्यू क्या होती है, 3.14285 14285 14285। ये 14285 लेना डेसिमल के बाद वाला नंबर वो क्या करता है, रिपीट करता रहता है, इसलिए उसको किसमें कन्वर्ट कंडीशन में लेते हैं, 22.7 को रेशनल में, और पाई को किसमें लेते हैं, इरेशनल नंबर में लेते हैं, क्योंकि वो डेसिमल के बाद नंबर क्या करता है, रिपीट नहीं करता है। क्लियर। अच्छा, अब इतनी कहानी हो गई। इसके बाद अगर मैं बोलूं सर कि इसके बाद अगर मैं बोलूं तो सर सबसे पहले हमने क्या देखा, नेचुरल नंबर देखा, फिर हमने क्या देखा, होल नंबर देखा, फिर हमने क्या देखेंगे, इंटीजर्स, ठीक है, फिर हम क्या देखेंगे, रेशनल नंबर्स, फिर हमने क्या देखा, इरेशनल नंबर्स, फिर हम क्या देखेंगे, रियल नंबर्स, और सबसे बड़ा नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर, C फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर। ये क्या है, C फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर। तो
सबसे पहले क्या है, और ये एटम क्या है, एटम इसके बाद क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहते हैं, देखते हैं ना केमिस्ट्री में। तो ये क्या है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, मतलब इससे बड़ा क्या है, सीधे सीधे आप साइन लगा लीजिए, तो सबसे छोटा क्या कहा जाएगा, सबसे छोटा क्या कहेगा, नेचुरल नंबर फिर से बड़ा, होल नंबर फिर से बड़ा, रेशनल इंटीजर से बड़ा, रेशनल नंबर से बड़ा, नंबर से बड़ा, रेशनल नंबर से, मतलब बाद में सबसे आउटर बाउंड्रीज में क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब x प्लस i y के फॉर्म में जब हम नंबर को लिखते हैं, रियल प्लस इमेजिनरी नंबर्स, x प्लस i y, रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट, दोनों को कंबाइन कर देते हैं, तब वो बन जाता है क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर? चलिए, अच्छा अब बात आती है सर कि कार्टेशियन प्लेन क्या होता है। सर कार्टेशियन प्लेन, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, ठीक है। अगर मैं देखूं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का मतलब समझिए आप, सबसे पहले कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को अगर मैं देखूं तो सर मैं ऐसा देख सकता हूं क्या कि ये मैंने बनाया x एक्सिस, ये मैंने बनाया y एक्सिस। अच्छा, मुझे किसी पॉइंट को अगर मुझे शो करना है तो आप देखिए कि मैं यहां से इस साइड जा रहा हूं तो मैं प्लस प्लस जा रहा हूं, यहां पे लिखूंगा +1, यहां पे लिखूंगा +2, यहां पे लिखूंगा +3 एडेड, और यहां पे लिखूंगा तो क्या लिखूंगा +1, फिर क्या लिखूंगा +2, फिर क्या लिखूंगा +3 और चला जाऊंगा। यहां पर क्या लिखूंगा -1, -2, -3, -4 एडेड, यहां पे क्या लिखूंगा -1, -2, -3 एडेड। तो इसका मतलब कि मुझे किसी भी पॉइंट को अगर लिखना है तो मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट मतलब जो पूरा क्या है, क्वाड्रेंट है, पूरा क्वाड्रेंट है, मतलब क्वाड मतलब 4, क्वाड मतलब 4, प्राइम मतलब 3, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 ये 4 सेक्शन हो गए। क्वाड्रेंट्स मतलब ये पहला पार्ट है, ठीक है ना, 1/4 पार्ट, तो इसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब बात आती है सर फर्स्ट क्वाड्रेंट ये हो गया, ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, ये क्या हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट, और ये क्या हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब बात आती है सर कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में नंबर जो होंगे, हमारे कोऑर्डिनेट होंगे, वो कैसे होंगे। तो हम सबसे पहले कहां चलते हैं, हम x डिस्टेंस पे चलते हैं, फिर कहां चलते हैं, हम y डिस्टेंस पे चलते हैं। तो अब देखिए x डिस्टेंस पे हम चलेंगे तो सबसे पहले में x क्या मिलेगा, हमें पॉजिटिव ही तो मिलेगा। फिर हम y डिस्टेंस पे चलेंगे तो भी में क्या मिलेगा, पॉजिटिव ही मिलेगा। इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी कोऑर्डिनेट हमारे आएंगे, वो क्या होंगे, वो पॉजिटिव होंगे, ठीक है ना। दूसरे क्वाड्रेंट में आएंगे तो एक बार x के लेंगे, सबसे पहले ध्यान रखना x को देखते हैं, ठीक है ना, x डिस्टेंस देखते हैं। पहले जमीन में चलोगे ना, फिर हवा में उड़ोगे, ठीक है। तो पहले x डिस्टेंस, तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस, मतलब x क्या होगा, माइनस, और y क्या होगा, प्लस। इस तरीके से इसको लिख देते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, x भी नेगेटिव, y भी नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, नेगेटिव कॉमा नेगेटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, x तो पॉजिटिव होगा लेकिन y क्या होगा, नेगेटिव होगा। इसका मतलब कि फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे कोऑर्डिनेट के साइन क्या आएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस, माइनस प्लस, माइनस माइनस और प्लस माइनस। तो ये हमारे क्या हो गए, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स मतलब इसको हम बोलते हैं 2D सिस्टम, इसको हम बोलते हैं 2 डायमेंशनल सिस्टम। 2 डायमेंशनल सिस्टम मतलब क्यों बोल रहे हैं 2 डायमेंशनल, क्योंकि इसमें x एक्सिस और y एक्सिस है, z एक्सिस नहीं है। z एक्सिस अगर होती है मतलब ये मान लीजिए z एक्सिस कौन सी होगी, z एक्सिस ये वाली z एक्सिस, मतलब कि इसके एक एक्सिस बोर्ड के बाहर की तरफ हो और एक बोर्ड के अंदर की तरफ हो। बोर्ड के बाहर की तरफ आपने देखा होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी जब आप पढ़ते हैं तो करंट फिजिक्स में करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, वायर जो होता है, अगर वायर लिखा हुआ है ऐसा साइन, इसका मतलब ये आउटवर्ड्स है। अगर क्रॉस का साइन लिखा हुआ है तो मतलब क्या है कि वायर की डायरेक्शन क्या है, इनडायरेक्शन, मतलब इनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है ना, आउटवर्ड एंड इनवर्ड डायरेक्शन। तो अगर आउटवर्ड होगी तो प्लस z एक्सिस होगी और इनवर्ड होगी तो क्या होगी, माइनस z एक्सिस होगी। तो ये हम 3D पढ़ेंगे, वेक्टर एंड 3D। तो 3D में क्या होगा, 3 डायमेंशनल्स के बारे में बात करेंगे, x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस तीनों की बात करेंगे। अभी हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या पढ़ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ रहे हैं, 2D। तो हमारे 11th 12th और IIT JEE के सेक्शन में अगर हम देखते हैं तो हमें सिर्फ पढ़ना क्या है, हमें 2D पढ़ना है, 3D पढ़ना है, ठीक है ना। तो अभी हम कोऑर्डिनेट पढ़ रहे हैं, 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो अब ये समझिए कि जो पहला ये जो लिखा हुआ है ना, ये प्लस लिखा हुआ है, जो ये पहला वाला पार्ट, कोई भी पॉइंट होगा तो x y लिखा होगा, तो पहला वाला जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। सॉरी पहला जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं एब्सिसा, और दूसरा वाला जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं क्या, ऑर्डिनेट, ठीक है। तो जो एब्सिसा होता है और ऑर्डिनेट होता है, ये पहले कोई भी पॉइंट अगर लोकेट किया जा रहा है या कोई भी कोऑर्डिनेट को शो किया जा रहा है, पॉइंट को शो किया जा रहा है, पॉइंट की लोकेशन को शो किया जा रहा है, तो पहले हमें बताना होगा कि एब्सिसा मतलब x पे कितना
तो फिर y पे कितना। अगर मुझे देखिए, अगर मुझे उस कॉर्नर पर जाना है तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इधर x पे पहले चलना पड़ेगा, फिर मुझे हाथ करना पड़ेगा। अब समझो ना, तो सबसे पहली बात कि पहले मुझे x पे चलना पड़ेगा ना कहीं भी जाने के लिए, तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है, हमें x ही करना पड़ता है। हमें x, तो x क्या होता है, एब्सिसा। x क्या होता है, एब्सिसा। तो चलने से एब्स बनते हैं ना, तो ध्यान रखो कि चलने से क्या हो रहा है, मतलब चलेंगे किस पे, x एक्सिस पे, और हाथ कहां करेंगे, y एक्सिस पे। तो एब्सिसा क्या होगा, यहां पर हमें एब बनेंगे, और एब क्या होता है, एब्सिसा। ठीक है, याद करने का तरीका हो गया एब्सिसा, और y पे क्या है, ऑर्डिनेट। क्लियर। तो ये हमें समझ में आ गया सर कि किसी भी पॉइंट को हमें लोकेट करना है तो उसका x को क्या बोलते हैं, एब्सिसा, और y को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। अब इसी में बात क्या आ रही है, सर एब्सिसा तो है, एब्सिसा होता क्या है एक्चुअल में, ये x जो चल रहा है। अब देखिए, ये जो यहाँ पर मान लीजिए पॉइंट है, और मैंने इस पॉइंट तक मुझे पहुंचने के लिए मुझे इतनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी, तो सबसे पहले मैं x पे चलूंगा। तो ये x क्या है, एब्सिसा क्या होता है, एब्सिसा है, देखिए एब्सिसा क्या है, यहाँ पे लिख दूं क्या, हाँ एब्सिसा क्या है, हमारा y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। और ऑर्डिनेट क्या है, ऑर्डिनेट कैसे मिलेगा, ये क्या है, x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो अगर ऑर्डिनेट के बारे में लिखूंगा तो ऑर्डिनेट क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। ठीक है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। तो अभी देखना, इसी में कंफ्यूजन में बच्चे क्या करते हैं, गलती कर देते हैं, और जल्दबाजी में क्या गलती करते हैं। देखिए, अभी मैं क्वेश्चन अगर बोलूंगा आपसे, अगर मैं इस पॉइंट को क्या लिख दूं, P पॉइंट लिख दूं, ठीक है ना, P पॉइंट लिख दूं, ठीक है ना, और इसको क्या लिख दूं, M लिख दूं, इसको N लिख दूं, इस डिस्टेंस को क्या लिख दूं, PM लिख दूं, इसको लिख दूं PM। तो अब देखिए, जो PM है, आई थिंक वहां दिखाई दे रहा होगा, PM क्या है, PM क्या है, इसको क्या बोलते हो आप, ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट है ना, और PM अगर ऑर्डिनेट है तो इसका मतलब इसकी वैल्यू डिस्टेंस कैसे निकालोगे, मॉड के अंदर होगा, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। क्लियर, डिस्टेंस की बात चल रही है, अभी ऑर्डिनेट साइन नहीं ले रहे हैं हम, डिस्टेंस की बात कर रहे हैं ना। और PN ये क्या है, एब्सिसा। एब्सिसा मतलब मॉड x एक्सिस, मतलब कि जो एब्सिसा है वो क्या है कि हाँ x एक्सिस पे कितना डिस्टेंस चले आप, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, लेकिन एक्चुअल में चले कितना हो, x पे तो चले हो। अगर मुझे इधर से ओरिजिन से अगर मुझे इस पॉइंट तक की डिस्टेंस निकालनी है तो क्या होगा, परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है, तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, रूट के अंदर। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा OP क्या होना चाहिए हमारा, रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर। क्लियर बात है ना, तो OP की वैल्यू क्या जाएगी, ये OP की वैल्यू हो गई। क्लियर। अच्छा, अब इसी चलिए एक चीज और देखना है हमें कि प्योरली इमेजिनरी नंबर। देखिए, अगर मैं बोलूं सिर्फ कि सर प्योरली इमेजिनरी नंबर, इसका मतलब क्या है, इसका रियल पार्ट क्या है, इक्वल टू 0। क्यों, अगर मैं बोलूंगा कि x प्लस आई वाई अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर मैं बोलूं प्योरली इमेजिनरी है, मतलब x एक्सिस है ही नहीं, मतलब रियल पार्ट क्या है, 0 है। अगर मैं बोलूं प्योरली रियल नंबर, इसका मतलब क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, वो 0 होगा। अब देखिए, अगर मैंने लिखा x प्लस आई वाई और मैंने लिखा प्योरली रियल, तो इमेजिनरी पार्ट क्या हो गया, खत्म हो गया। इसका मतलब समझ में आ रहा है कि प्योरली इमेजिनरी मतलब रियल पार्ट 0, मतलब उसकी वैल्यू क्या होगी, प्योरली इमेजिनरी नंबर की वैल्यू, प्योरली इमेजिनरी नंबर जो होगा वो कहां पे लाई करेगा, लाइज ऑन y एक्सिस। क्यों, प्योरली इमेजिनरी नंबर कहां पे होगा, आई वाई तो बचा, यहां पे कहां करेगा, ये प्योरली इमेजिनरी नंबर लाई ऑन y एक्सिस, एंड प्योरली रियल नंबर इसका इमेजिनरी पार्ट 0 है, तो लाइज ऑन x एक्सिस। क्लियर। तो अब देखिए कि इस पे डिपेंडेंट एक क्वेश्चन है, और क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो क्वेश्चन को कैसे करना है, एक क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट 3, -4 फ्रॉम x एक्सिस एंड y एक्सिस। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 3, -4 फ्रॉम x एंड y एक्सिस। देखिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात चल रही है भाई साहब, क्वेश्चन को बड़े ध्यान से और समझ के सुनना है। ठीक है, फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट। तो सबसे पहले हमें पॉइंट को लोकेट करना पड़ेगा, हम लोकेट करते हैं
पॉइंट को मैंने लोकेट किया तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हो गई। पहले क्वाड्रेंट में क्या था, प्लस कॉमा प्लस, माइनस कॉमा प्लस, प्लस माइनस कॉमा माइनस और प्लस कॉमा माइनस। तो ये पॉइंट कहां पर आएगा, 3 माइनस 4, ये पॉइंट तो यहां पर आ गया। क्लियर। अब मुझसे पूछ रहा है सर ये पॉइंट है अगर, तो इस पॉइंट की एक्स एक्सिस से एंड वाई एक्सिस से डिस्टेंस बताओ। तो अगर एक्स एक्सिस से चलोगे तो सबसे पहले ऑरिजिन पे क्या करोगे आप, एक्स पे चलोगे ना, ऑर्डिनेट पे डिस्टेंस क्या करो, x पे, तो ये क्या हो गई, एब्सिसा हो गई। और ऑर्डिनेट उसने बोला परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, तो x एक्सिस से अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो ये क्या होगा, मॉड y, है ना। और अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x से y एक्सिस तो क्या बोलोगे, मॉड x। क्लियर। तो अगर मैं बोलूं कि सर परपेंडिकुलर, सॉरी इसी बात पर से लिखता हूं, देखिए अगर मैं लिखूं परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, अगर x एक्सिस से मैं करूंगा, x एक्सिस से परपेंडिकुलर, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, मॉड y। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, अगर मैं y एक्सिस से करूंगा तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू मॉड x। अच्छा, तो अगर मॉड x तो x मतलब एब्सिसा और x मतलब ये क्या है, 3 है ना, इसकी वैल्यू क्या आएगी 3। और डिस्टेंस की बात चल रही है तो मॉड y मतलब हमें सिर्फ लेंथ को काउंट करना है, साइन को काउंट नहीं करना है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 4। तो इसकी बात समझ में आ गई, ये बात समझ में आई। क्लियर याद रखिए कि हमें मॉड y और मॉड x क्या है, दिस इज द डिस्टेंस। तो हमें y एक्सिस x एक्सिस से सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस की बात करनी है कि हम कितना चले, हम ऑरिजिन से कितना चले, अब किस डायरेक्शन में चले, डायरेक्शन कौन बताएगा, इसके बगल वाला जो साइन है, ये प्लस बता रहा है कि पॉजिटिव साइन की तरफ गए हो एक्सिस पे, नेगेटिव वाला बता रहा है कि नेगेटिव y की तरफ गए हो, ठीक है ना। तो यही तो मतलब होता है साइन का। क्वाड्रेंट्स का मतलब क्या होता है, क्वाड्रेंट्स आपको बताते हैं कि पॉइंट की लोकेशन कहां पर होगी। पॉइंट तो आपने देखिए 3,4, 3 तो चलना है लेकिन 3 की तरफ चलना है, किस डायरेक्शन में चलना है ये कौन बताएगा, इसके बगल में लगा हुआ साइन। क्लियर। तो एक क्वेश्चन और देखिए, ये क्वेश्चन भी अच्छा, इसके बाद वाला क्वेश्चन भी अच्छा है। क्वेश्चन देखते हैं, नंबर ऑफ पॉइंट ऑन x axis, find number of points on x axis whose distance from point 3,5 HP if पहली कंडीशन दी गई है आपको p is less than 5, सेकंड कंडीशन दी गई है आपको p is equal to 5 एंड थर्ड कंडीशन आपको दी गई है p is greater than 5। अब आपको बताना है फाइंड द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन x एक्सिस। सबसे पहले बनाओ क्वाड्रेंट, क्या बनाएंगे हम, क्वाड्रेंट, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ पॉइंट ऑन x एक्सिस हुज डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट 3,5। तो सबसे पहले 3,5 पॉइंट होगा कहां पर, ये समझो। तो 3,5 कहां पर है, 3,5 मतलब पॉजिटिव बोला है कि मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉइंट है भाई। और बोला क्या है, नंबर ऑफ पॉइंट x whose distance from point 3,5 is p x axis, सॉरी फाइंड द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन x axis। x axis से मतलब इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कितनी है, p के इक्वल दी गई है, कितनी है, p के इक्वल दी गई है, ठीक है ना। अब बोला है अगर p की वैल्यू, फाइंड द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन x axis whose distance from point p, अच्छा जिसकी x एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है, p दी गई है। क्लियर। अच्छा, अब बोला कि p की वैल्यू अगर 5 से कम हो जाए, अगर मान लीजिए डिस्टेंस ही हमारी कितनी दी गई है, टोटल हमारी कितनी है, टोटल हमारी डिस्टेंस कितनी है, 5 ही है। अगर तुम 5 से छोटा डंडा तुम अगर लाओगे तो क्या ये एक्सिस को यहां से लटकाने पे टच करेगा, बिल्कुल नहीं टच करेगा। अगर मान लीजिए कि इस बोर्ड की चौड़ाई कितनी है, 5 फीट है, ठीक है ना। मान लीजिए 3,5 क्या है, 3,5 5 फीट है और 3,5 यहाँ लाई कर रहा है और मुझे एक्स एक्सिस को टच करना है, नीचे वाली लाइन, बॉर्डर वाली लाइन को टच करना है। तो मुझे डंडा जो लाना पड़ेगा वो एक स्टिक लेके आऊंगा मैं, तो मुझे 5 फीट की तो कम से कम लानी पड़ेगी ना, तब तो मेरा एक्स एक्सिस को टच कर पाएगा। 5 फीट से अगर छोटा हो तो कितने पॉइंट्स मिलेंगे एक्स एक्सिस पे, नो पॉइंट्स, कोई पॉइंट्स ही नहीं मिलेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, नो पॉइंट्स। क्लियर। अगर मैंने बोला कि p की वैल्यू सिर्फ 5 है, मतलब सिर्फ जैसे ही मैं उस इस वाले पॉइंट को, स्टिक को यहाँ पॉइंट में लगाऊंगा और 5 के इक्वल हो गया, अगर जैसे ही मैं थोड़ा सा भी टेढ़ा करूंगा तो क्या बन जाएगा, ये हाइपोटेनस बन जाएगा। और हाइपोटेनस हमेशा क्या होता है, दोनों साइड से बड़ा होता है। तो सीधी बात है कि जब ये परपेंडिकुलर हो गया और थोड़ा भी सरकाएंगे ये बेस बन जाएगा, तो हाइपोटेनस क्या होना चाहिए, बड़ा। तो सीधी बात एक्स एक्सिस को टच नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ कितने पॉइंट्स मिलेंगे, ओनली 1 पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। क्लियर। अगर मैं बोलूं p की वैल्यू 5 से बड़ी है तो फिर बहुत सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे। p की वैल्यू 5 से बड़ी है, देखिए ना, ये परपेंडिकुलर हो गया और यहाँ पर मैं जैसे ही हाइपरबोला बनाऊंगा तो ये छोटा पड़ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि टच ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि इक्वल तो 5 के ही है ना। तो अगर 5 से बड़े हैं पॉइंट तो बहुत सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे एक्स एक्सिस पे, बहुत सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे, इनफाइनाइट पॉइंट्स मिल जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, देयर आर इनफाइनाइट पॉइंट्स, इनफाइनाइट
पॉइंट्स। तो सिर्फ क्वेश्चन क्या था, सिंपल था, लेकिन बस आप एक्चुअली में फंसते कहाँ हो कि हमें क्वेश्चन को फील नहीं कर पाते हो। सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ज्योमेट्री हमें सिखाती क्या है कि सर मैं ट्रायंगल बनाया और ट्रायंगल बनाने के बाद में इसको कॉन्ग्रुएंट करना था, तो हमने क्या किया, देखिए ये परपेंडिकुलर है, इसका परपेंडिकुलर इक्वल है, इसका वर्टिकल अपोजिट, इसका वर्टिकल अपोजिट इक्वल है। तो जब हम क्या करते हैं, उस ट्रायंगल को फील करते हैं, तभी तो हम सारी चीजें बता पाते हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फीलिंग पे ही तो चलती है। अगर डायग्राम नहीं बनाओगे, बिना डायग्राम के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ध्वस्त है। क्या है? ध्वस्त है। क्यों? क्योंकि जब तक डायग्राम का फील नहीं आएगा सर, तब तक काम ही नहीं होने वाला। अब एक डायग्राम की फील वाली बात, एक क्वेश्चन देखो डायग्राम के फील पे कि सर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की डायग्राम की फील की कितनी जरूरत होती है। सबसे पहले हमें ये सीखना पड़ेगा कि बस हमें इस चैप्टर में मजा कब आएगा। हमें मजा जब आएगा जब हम सर ये देख लें कि हाँ, हम ग्राफ देख लें कि हमें पता है कि सर ये साइन का ग्राफ है ना सर, 1 के ऊपर जाएगा ही नहीं, साइन का ग्राफ 1 के ऊपर जाएगा नहीं। हमें पता है कि जितने भी उछल कूद करेगा वो क्या करेगा, 10 से 10 तक ही करेगा। क्लियर? जैसे कि अल्टरनेटिंग करंट जो होती है वो साइनसोइडल वेव होती है, ठीक है ना। तो अल्टरनेटिंग करंट क्या करती है, साइन का कर्व फॉलो करती है। तो उसे पता है कि मैक्सिमम पोजीशन क्या जाएगी, 1 तक जाएगी, और मिनिमम पोजीशन क्या जाएगी, -1 तक जाएगी। क्लियर? तो अब हमें देखना है क्या कि सर एक क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन क्या है, वो डायग्राम पे डिपेंडेंट है। डायग्राम से जब तक आप डायग्राम फिल नहीं करेंगे क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं। बोला गया है इफ अ सर्किल टचेस एक्स एक्सिस, touches x axis, if a circle touches x axis whose center is h comma k, whose center is h comma k, जिसका सेंटर क्या है, h comma k है। सर्किल touches x axis whose center h comma k and circle passes through -1 comma 1, and circle passes through -1 comma 1, और सर्किल कहां से पास कर रहा है, -1 comma 1 पॉइंट से पास कर रहा है। ठीक है ना। देन बोलना है, कंडीशन दी गई है सर कि सर ऑप्शन, कंडीशन दी गई है, आपको ऑप्शन बताना है कि क्या होगा। k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2, k इज सॉरी सेकंड वाला ऑप्शन क्या है, k इज लेस देन इक्वल टू 1/2, एंड थर्ड k इज लाई बिटवीन -1 to 1। क्लियर? एंड फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो सबसे पहले आप देखिए क्वेश्चन में सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा, डायग्राम बनाना पड़ेगा, क्योंकि डायग्राम नहीं बनाओगे फिर नहीं आएगा मेरे भाई। ठीक है, तो इफ अ सर्कल टचेस एक्स एक्सिस, तो सबसे पहले ध्यान रखिए कि हमने क्या बनाएंगे भैया, डायग्राम को समझना बहुत जरूरी है। इस वाले क्वेश्चन में डायग्राम को समझिए। चलिए थोड़ा सा एक्सिस में, इस वाले सर्किल में डायग्राम में इधर से बनाता हूँ। मान लीजिए ये क्या है, आज मैंने पॉजिटिव एक्सिस छोटी बनाई है और नेगेटिव वाली ज्यादा बड़ी बनाई है, क्योंकि नेगेटिव वाली में हमें क्या करना है, चलना पड़ेगा। ठीक है, एक्सिस पे चलना पड़ेगा, नेगेटिव में चलना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखिए आप कि अगर मैंने इफ अ सर्कल टचेस एक्स एक्सिस हुज सेंटर है h कॉमा k, मान लीजिए कि हमारा सेंटर कहां पर है, -1 comma 1, ये है -1 comma 1, ये हमारा क्या है, सर्कल का सेंटर है। ठीक है, सर्कल इस पॉइंट को टच करके जाएगा, सर्कल इस पॉइंट को टच करके जाएगा, और सर्कल का सेंटर कितना है, h कॉमा k है। सर्कल को पता ही नहीं है कि सर्कल कहाँ, मतलब कि सर्कल, चलिए इस पॉइंट को मान लीजिए कि -1 comma पॉइंट हमारा कहाँ पे आएगा, मान क्या लेना है, आएगा ही आएगा। तो -1 comma 1 पॉइंट कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। ठीक है, ये डिस्टेंस कितनी होगी, 1, ये डिस्टेंस हो गई 1। ठीक है, एक्चुअली में बहुत दूर बनाया है क्योंकि आपको डायग्राम से समझाना था, इसलिए मैंने पॉइंट को बना, वरना -1.1 तो बहुत पास में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि बहुत बड़ा कोऑर्डिनेट है और -1 comma 1 पॉइंट कितना बड़ा, तो मतलब सर्कल मुझे कितना बड़ा बनाना पड़ेगा। और अब समझो, तो और उसने बोला है सर्कल का सेंटर क्या है, h कॉमा k, मतलब सर्कल का सेंटर के बारे में पता नहीं है, सर्कल कितना बड़ा है कितना छोटा है मुझे नहीं पता। उसने क्या बोला है, if a circle touches x axis whose center is h comma k, then circle passes through and circle passes through -1 comma 1। और मिनिमम कंडीशन क्या लगा दी है आपको कि सर्कल को पास कराना पड़ेगा भाई, ऐसा नहीं होगा कि आपने सर्कल बना दिया, सर्कल को पास भी कराना पड़ेगा, किससे, -1 comma 1 से। तो सबसे पहले कंडीशन देखो कि भाई अगर मैं मान लो कि यहाँ से मैंने सर्कल को चलाना साइकिल से स्टार्ट किया जमीन पे, क्योंकि पहिया कहाँ चलेगा, जमीन पे ही चलेगा। मान लीजिए साइकिल का पहिया है, जो बच्चे नहीं होते कि भैया वो डंडा मार मार के चलाते थे, टायर वाला, साइकिल के टायर चलाते थे, तो वही बात समझ लो, पुराने जमाने वाला सिस्टम क्या कि लड़के ने साइकिल का टायर यहाँ पर स्टार्ट किया और यहाँ से लेके आना चालू किया, और लेके आया, घूमता चला आया, और घूमता चला आया, और घूमता चला आया, और जैसे ही ये -1 comma 1 पॉइंट से पास होगा तभी तो हम इस सर्कल को काउंट करेंगे। अब समझिए आप क्यों, क्योंकि
उसने बोला है कि भैया सर्किल जो है ना वो -1,1 पॉइंट को टच करेगा। सर्किल क्या करना है, पहली बात तो उसने बोला है टच करना है एक्स एक्सिस को। ध्यान रखना, दो कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर्किल को हमें क्या करना है, एक्स एक्सिस को टच भी कराना था और -1,1 पॉइंट से पास भी कराना था, तब हम उसके सर्किल के सेंटर एस के हैं। ठीक है, तो अगर ये बताइए कि साइकिल का टायर अगर थोड़ा सा छोटा हो जाए, मान लीजिए पंचर हो जाए, तो क्या वो इसके मतलब थोड़ा सा उसके लिए हाइट क्या हो जाएगी, थोड़ा एक इंच 2 इंच 5 इंच क्या हो जाएगी, नीचे आ जाएगी, दब जाएगी, है ना। अगर मैं यहाँ पर मैं शूज पहने हूँ और मैं शूज उधर उतार दूँ तो मेरी हाइट कितनी थोड़ी सी तो कम हो जाएगी ना, जितनी सोल की हाइट होगी। तो उस सोल की हाइट अब मैं चलूंगा तो क्या मैं इस पॉइंट को छू पाऊंगा क्या? पहले मैं इस पॉइंट को क्या कर रहा था, पहले मैं इधर से छू रहा था, देखो चलता जा रहा हूँ, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही क्या हुआ, मैंने शूज अपने उतारे तो क्या हुआ, मैं थोड़ा सा नीचे आ गया, अब मैं इस पॉइंट को नहीं छू पा रहा, अब इस पॉइंट को क्या कर रहा हूँ, ऊपर वाले टॉप पॉइंट को नहीं छू पा रहा हूँ। इसका मतलब कि अगर मैं उस सर्किल को काउंट ही नहीं करूंगा, क्योंकि सर्किल तो वो लेने ही नहीं पड़ेंगे, क्योंकि नीचे से निकल जाएगा ना इस पॉइंट के। मान लो ये पॉइंट क्या है, एक स्टिक है, एक एरो लगा हुआ है, तो भैया इसको टच करके रेड वाले पॉइंट को जो निकलेगा वही आदमी आर्मी में सिलेक्ट होगा। हाइट मतलब कितनी होनी चाहिए, इतनी होनी चाहिए, अगर थोड़ा सा कम हो गई तो सिलेक्ट हट जाओ, रिजेक्ट हो गया, ठीक है। तो रिजेक्ट वाली कंडीशन क्या होगी कि अगर सर्किल थोड़ा सा भी नीचे निकल जाएगा तो वो क्या लेंगे, उस सर्किल को काउंट नहीं करेंगे। मतलब एक्स एक्सिस को टच कर रहा है लेकिन -1,1 पॉइंट को टच नहीं कर रहा है ना, पास -1,1 पॉइंट से गुजर नहीं रहा है, कुछ मिल के नहीं निकल रहा है, ठीक है। तो ऐसे सर्किल को लेना ही नहीं है। तो मिनिमम कंडीशन हमारी क्या होनी चाहिए कि भैया जो, अच्छा ये बताइए सर्किल जो होगा उसका डायमीटर कितना होगा। अगर एस के सेंटर है और एस के क्या है, सेंटर है, और हम एक्सेस पे तो चले ही नहीं है, हम तो वाई पे चले हैं ना, तो यहाँ पर रेडियस कितनी हो गई, ये वाली इधर से लेके इधर तक कितनी हो गई के, और इधर से लेके इधर तक ये भी तो रेडियस है, ये भी कितनी हो गई के, तो ये डायमीटर कितना हो गया। अब समझिए ये डायमीटर कितना हो गया, ये डायमीटर 2k के इक्वल हो गया। अगर डायमीटर 2k के इक्वल है, इसका मतलब कंडीशन भी तो बता दी कि भैया इसको छूना ही छूना है। इसका मतलब ये जो डायमीटर है, सर्किल का डायमीटर है, या तो वो 2k के इक्वल हो, इक्वल टू, ये हाइट कितनी इधर से लेके इधर तक की 1 पॉइंट है ना, या तो वो 1 के इक्वल हो, या 2k की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो, मतलब 1 से और बड़ा सर्किल हो तभी पास होगा। मतलब ऐसा सर्किल बन जाए, ऐसा सर्किल बन जाए, ऐसा सर्किल बन जाए, बहुत सारे सर्किल इस पॉइंट से निकलने लगे और एक्सिस को टच भी करने लगे, तभी हम उस सर्किल को काउंट करेंगे, ठीक है ना। तो दो कंडीशन हमें मिली कि भैया k की वैल्यू या तो होनी चाहिए भैया 1/2 के इक्वल, या तो होनी चाहिए k की वैल्यू 1/2 से बड़ी। तो अब आप ऑप्शन देखिए, या तो k की वैल्यू क्या है 1/2 से बड़ी है, या तो 1/2 के इक्वल है। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या जाएगा, ये वाला। अब क्वेश्चन देखिए, पूरा क्वेश्चन में क्या मैंने कोई क्वेश्चन लगाया, क्या मैंने कोई कैलकुलेशन करी। अगर आपको डायग्राम की फीलिंग ही नहीं आ रही है, अगर आप क्वेश्चन में इसमें डायग्राम की फीलिंग नहीं आ रही, तो क्वांटिटी ज्योमेट्री भूल जाओ, क्वांटिटी ज्योमेट्री नहीं सीख पा रहे आप। तो सबसे पहले आपके इमेजिनेशन में वो डायग्राम चलना चाहिए कि सर सर्किल का है और सर्किल को एक्स एक्सिस में टच भी कराना है और -1 पॉइंट से पास भी कराना है। अच्छा, तो सर साइकिल तो ये छोटे छोटे बनेगी, वो तो नीचे से निकल जाएंगे, इसका मतलब वो सर्किल तो काउंट होंगे ही नहीं। अगर टायर छोटा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, टायर को इतना बड़ा लेना पड़ेगा कि -1 पॉइंट से पास हो जरूर हो, ठीक है। तो सबसे पहले हमें देखो क्वेश्चन में क्या था, कोई कैलकुलेशन नहीं है, सिर्फ इसका आईक्यू लेवल जिसका अच्छा होगा, जिसको समझ रहा होगा, क्वेश्चन को फील कर रहा होगा, चैप्टर को भी फील कर रहा होगा। देखिए पढ़ना और समझने में दोनों में बहुत डिफरेंस है, ठीक है ना। हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, समझते नहीं है, ठीक है ना। न्यूज़पेपर रीडिंग होती है, ठीक है ना, एंड अंडरस्टैंडिंग क्या होती है, बुक्स को अंडरस्टैंड किया जाता है, ठीक है ना। तो तुम न्यूज़पेपर की स्टोरी नहीं पढ़ रहे हो, तुम सुन लोगे और काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन ये तुम्हारे दिमाग में सेट होना चाहिए। जैसे साइकिल चलाते हो ना, और साइकिल चलाने में क्या होता है कि एक बार सीख लिया तो सर 5 साल बाद ही हम साइकिल चला लेंगे, हम गिरेंगे नहीं। दो पहले सीखते थे कि 2 पहियों में बैलेंस कैसे करेंगे। तो आप ऐसा करो ना कि चैप्टर को सीखो। आप पढ़ते क्यों हो, मैं पढ़ा कहाँ रहा हूँ, मैं तो सिखा रहा हूँ ना भाई। मेरे जहां भी नहीं है कमेंट में लिखो ना, कहाँ किस पॉइंट पे क्लियर नहीं हुआ। मैं आपको पर्सनली मुझे वहां पे नंबर सेंड करना, मेरे व्हाट्सएप पे पिन कर देना मेरा नंबर, ठीक है ना। मैं भी आपको नीचे उसमें नंबर टैगलाइन जो चल रही है चलेगी, उसमें मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, उसमें आप कोई भी मैसेज आप डालिए। और डेली डोज में क्या है, डेली डोज में डीपीपी मिलने वाली है, डीपीपी मिलेगी, डेली टॉपिक जो पढ़ाया गया होगा। तो अब ये समझिए, डेली डोज में एक टेलीग्राम पे सुपरविजन का चैनल है, उस सुपरविजन का चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और उस पे क्या मिलेंगी, डेली डीपीपी मिलने वाली है, डेली शीट्स मिलने वाली है, टेस्ट भी वहीं पे होंगे, क्लियर। तो ये वही चल रहा है सिस्टम, तो चलाओ उसको, यूज करो अच्छे से, ठीक है। और सिलेक्शन बस जबरदस्त अच्छे से देना, और जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उस क्वेश्चन को पूछना, ठीक है।
क्वेश्चन बहुत समझने वाली बात है, इस क्वेश्चन को समझना। मैं इसको लिखवा नहीं रहा हूं कि भैया अपना सर्किल -1,1 पॉइंट से पास होना चाहिए था, ठीक है, और उसको एक्सेस को टच भी करना था, तो मिनिमम कंडीशन क्या है कि -1,1 पॉइंट के इक्वल होना चाहिए डायमीटर। ये सब लिखवा नहीं रहा मैं, ठीक है ना, ये सब आपके दिमाग में सेट होना चाहिए। समझो मेरे भाई, क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन को रटना नहीं है, क्वेश्चन को पढ़ना नहीं है, क्वेश्चन को पढ़ना है, पढ़ के फिर समझना है, फिर अप्लाई करना है कि ऐसा क्वेश्चन जिंदगी में कभी दोबारा आ जाएगा तो मैं कर दूंगा, ठीक है, इस तरीके से पढ़ना है। क्लियर? चलिए, तो अब देखिए दूसरे टाइप का एक मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं आपको। ये तो हो गया, हमने क्वेश्चन देख लिया कोऑर्डिनेट पे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को हम बोलते हैं क्या, वो इन पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं, जहां पर इनको बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। एक होता है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो पॉइंट अगर दो तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, पॉइंट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय टू मेथड्स। एक तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक होता है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है ना, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो पॉइंट जो है, पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड बाय टू मेथड्स, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अच्छा, पॉइंट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होगा कि सर हम किसी भी पॉइंट को x, y में रिप्रेजेंट कर देंगे, क्लियर। लेकिन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है कि हम सर r, थीटा में रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब कि जो हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बनाया हुआ था, मैंने बोला कि सर इसके पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, x, y है, ठीक है ना, और इसकी डिस्टेंस और इसकी डिस्टेंस ये समझ में आ गई, ये वाली डिस्टेंस है ना। अब मुझे क्या निकालना है, OP की डिस्टेंस निकालना है। ये O है, ये P है, ये M है, ये N है, ठीक है। इसकी डिस्टेंस कितनी थी, y, mod y, इसकी डिस्टेंस कितनी थी, mod x, क्लियर। तो अब मुझे क्या है, r है। अब हमें पोलर कोऑर्डिनेट्स का मतलब क्या है कि सर हमें ये बताओ सिर्फ और सिर्फ कि ये पॉइंट की इसकी डिस्टेंस कितनी है ऑरिजिन से और कितने एंगल पर है। किसी भी पॉइंट को अगर मुझे वहां तक पहुंचना है, इस कॉर्नर तक पहुंचना है, और उनको उस कॉर्नर तक पहुंचना है, तो या तो मैं क्या करूं, एक टॉर्च लूं और टॉर्च को सीधे उसके पॉइंट पे कॉर्नर पर लगा दूं। अब मैं देखूं कि एक्स एक्सिस से मेरा कितने एंगल बनाया इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए, वो कितनी डिस्टेंस पर है। इस तरीके से भी डिस्टेंस को काउंट कर सकते हैं किसी पॉइंट को, है ना। या हम क्या करें, पहले इतना चले एक्स पे फिर वाई को चले। तो किसी भी पॉइंट को अगर हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अभी हमने ये तो देख लिया सर कार्टेशियन में एब्सिस क्या होता है, ऑर्डिनेट क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, ये सब हमने देख लिया। अब हमें देखना है सर पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट्स को निकालने का तरीका क्या होता है, ये देखते हैं। तो अगर मैं डायग्राम बनाऊं, डायग्राम समझ लीजिए आप, ये क्या है, x, y, ठीक है, और इस पॉइंट की डिस्टेंस क्या है, इसकी डिस्टेंस मैं बोल लूंगा y, और इसकी डिस्टेंस क्या है, x है, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या है, r है, और ये क्या है, जितना एंगल बना रहा है ये थीटा, क्लियर। तो अगर मैं बोलूं r की वैल्यू निकालूंगा तो क्या हो जाएगी, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर mod x स्क्वायर प्लस mod y स्क्वायर, क्लियर बात है, दोनों का स्क्वायर करेंगे तो भी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, क्लियर। अच्छा, थीटा की वैल्यू अगर निकालूं तो थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो ऐसे कर लेता हूं ना, थीटा अगर एंगल निकालना है तो tan थीटा अगर लगा दूं, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये mod x है तो ये भी mod x होगा, ये भी तो x की डिस्टेंस होगी इस पॉइंट की, तो mod y अपॉन mod x, तो इसको मैं बोल सकता हूं थीटा इक्वल टू क्या निकलेगा, tan इनवर्स y अपॉन x, क्लियर। तो ये हमारे क्या हो गए कि r और थीटा निकालने के तरीके हो गए, क्या कि सर हमें डिस्टेंस ऑरिजिन से कैसे निकालनी है ये पता चल गया, और हमें एंगल कैसे निकालना है हमें ये पता चल गया, ये हमें ये पता चल गया, ठीक है। अच्छा, अब मुझे देखना है सर कि सर अब मुझे पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम से पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम सॉरी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में नंबर चाहिए, ठीक है ना। तो सर ये होते हैं x, y के फॉर्म में, और ये होते हैं सर r, थीटा के फॉर्म में। तो मैं कैसे फाइंड करूंगा, अब समझो आप। सर ये देखो सर x क्या है, ये बेस है ना, ये x क्या है, बेस है, और अगर मुझे x को बेस को, तो इसको मैं अगर ये r है तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अगर लें तो हॉरिजॉन्टल कैसे कंपोनेंट निकलेगा भैया, r की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, mod x होगा r cos थीटा, r cos थीटा। ये आपने वेक्टर में पढ़ा होगा, वेक्टर में, वेक्टर जो फिजिक्स का पहला टॉपिक पढ़ेंगे ना उसमें पढ़ेंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है। और mod y मतलब वर्टिकल कंपोनेंट लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये r sin थीटा, क्लियर। इसका मतलब कि सर अगर मैं r की वैल्यू निकाल रहा हूं तो x की वैल्यू यहां पर रख दूं, तो अगर मैं रखूंगा तो देखिए सबसे पहले मुझे क्या मिलेगा, रूट के अंदर r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, क्लियर। और ये क्या किसके इक्वल है, ये r के इक्वल है ना। अच्छा, एक्चुअल में अब यहाँ पे क्या लेंगे, r स्क्वायर कॉमन ले लिया और sin स्क्वायर थीटा प्लस का cos स्क्वायर थीटा,
इक्वल टू 1, ये हमें पता हुआ है। तो मॉड, अब देखिए रूट के अंदर एक्स स्क्वायर ये हमेशा क्या होता है, मॉड एक्स के इक्वल होता है, ठीक है ना, प्लस माइनस एक्स के इक्वल होता है। तो यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे, ये भी मॉड आर था, ये भी मॉड आर, ये भी क्या गया मॉड आर इक्वल टू मॉड आर। तो इसका मतलब हमारा ये क्या है, पोलर कोऑर्डिनेट निकालने का सिस्टम क्या है, सही है। इसको हम बोलते हैं इंटर कन्वर्जन। क्या बोलते हैं इसको, इंटर कन्वर्जन, इंटर कन्वर्जन। तो भाई इंटर कन्वर्जन क्या है कि जैसे मैं हूं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम और मेरा दोस्त क्या है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, वो मैं जानता हूं इस चीज को उसमें बदलना, वो जानता है उस चीज को मुझमें बदलना, ठीक है। मैं इसमें तो उधर बदल देता हूं लेकिन वो मुझको यहाँ नहीं बदल पाता, ठीक है। तो ये दिक्कत हो जाएगी। तो हम एक दूसरे के क्या है, इंटर कन्वर्जन हो गए, मतलब हम आपस में चुपचाप बात कर लेंगे कि भैया ऐसा करेंगे कि हम फेस वाले टीचर क्या करेंगे, मैथ वाले को भेज देंगे, मैथ वाले क्या करेंगे, फेस वालों को भेज देंगे, क्लियर। तो क्या हो जाएगा, इससे क्या होगा, हमारा इंटर कन्वर्जन बना रहेगा और हमारे पास दोनों जगह हम सिस्टम में बैठे रहेंगे, क्लियर। तो इंटर कन्वर्जन क्या है कि x को मतलब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को हमें पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया, क्लियर। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं हम लोग पोलर कोऑर्डिनेट पे डिपेंडेंट, कि पोलर कोऑर्डिनेट को हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, उस टाइप के क्वेश्चंस देखते हैं। तो मान लीजिए मैंने क्वेश्चन दिया हुआ है कि 5√2, π/4, इसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें, x, y में, मतलब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के फॉर्म में हमें इसको कन्वर्ट करना, हमें इसको किसमें कन्वर्ट करना है, कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो अब देखिए यहाँ पे कि ये क्या दिया गया है, ये r दिया गया है, ये क्या दिया गया है, यहाँ पे थीटा दिया गया है। तो हमें पता है कि सर x इक्वल टू क्या होता था, r cos थीटा, एंड y इक्वल टू क्या होता था, r sin थीटा। तो r की वैल्यू कितनी है, 5√2, यहाँ कर लेते हैं 5√2 into cos 45, cos π/4 मतलब cos 45, और यहाँ पर 5√2 sin 45। और दोनों की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पर सबको पता है 5√2 into 1 cos 45 की 1/√2 एंड 5√2 into 1/√2। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। इसका मतलब इसके कोऑर्डिनेट कितने आएंगे, 5,5। तो इस तरीके से पोलर कोऑर्डिनेट्स को हमने किसमें कन्वर्ट किया, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में। ये क्या है, पोलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, और ये क्या है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, क्लियर। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। हाँ, 5, π माइनस का tan इनवर्स 4/3। अब मुझे इसको कन्वर्ट करना है किसमें, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में। तो ये क्या दिया गया है, r, ये क्या दिया गया है, थीटा। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें x अगर निकालना होगा, यहाँ पर x निकालेंगे, क्या निकालेंगे, r cos थीटा, और यहाँ पे y निकालना होगा तो क्या निकालेंगे, r sin थीटा। अच्छा r की वैल्यू कितनी है, 5, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 into cos थीटा की जगह पाई माइनस का tan इनवर्स 4/3, ये चलेगा। और यहाँ पर 5 into sin पाई माइनस का tan इनवर्स 4/3, ठीक है। अच्छा अगर पाई माइनस का थीटा लिखा हुआ है तो हमने ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्जन पढ़ा हुआ था सर कि सर अगर मान लीजिए ये थीटा है, ये थीटा है और ये पाई माइनस का थीटा है। पाई माइनस का थीटा मतलब 0 से 90, 90 से पाई, पाई से थोड़ा कम है ना, पाई माइनस का थीटा है। तो cos पाई माइनस का थीटा में क्या होगा, पहले हम ये देख लें। cos पाई माइनस का थीटा होता क्या है, cos पाई माइनस का थीटा मतलब 90 का इवन मल्टीपल है, 2 into 90 लिखा हुआ है। इसका मतलब cos का क्या रहेगा, cos रहेगा, ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं एलाइड एंगल। तो एलाइड एंगल में ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा हुआ है, नहीं हो तो आप वीडियो सर्च कर लीजिएगा। ट्रिग्नोमेट्री का एलाइड एंगल से रिलेटेड मैंने क्वेश्चन की कन्वर्जन बताया हुआ है, ठीक है। तो cos पाई माइनस का थीटा क्या होगा, cos, और थीटा लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा होगा, थीटा ही। और सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में ये cos क्या होता है, ऑल स्टूडेंट टिकट कलेक्टर। तो ऑल साइन cosec, तो यहाँ पे साइन और cosec पॉजिटिव होता है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, ये cos क्या होता है, नेगेटिव होता है। अगर मैं साइन लिखूंगा, साइन पाई माइनस का थीटा, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर क्योंकि 90 का क्या है, इवन मल्टीपल है, तो साइन का क्या रहेगा, यहाँ पे साइन ही रहेगा, और थीटा का क्या लगेगा, थीटा लग जाएगा। लेकिन पाई माइनस का थीटा में सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता है, नेगेटिव साइन पॉजिटिव रहता है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव। इसका मतलब हमें इसकी वैल्यू क्या निकालेंगे हम, 5 into सॉरी माइनस, यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस का 5 into cos tan इनवर्स 4/3 एंड यहाँ पर 5 into sin tan इनवर्स 4/3। अब देखिए tan इनवर्स, अगर मान लीजिए थीटा इक्वल टू
टेन इनवर्स 4/3 है तो टेन इनवर्स इधर आएगा तो यहाँ कितना जाएगा टेन थीटा, और टेन थीटा इक्वल टू अगर 4/3 है तो ट्रायंगल बनाइए, ट्रायंगल मान लीजिए थीटा है, तो अगर यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना, तो ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, तो हाइपोटेनस कितना हो जाएगा 5। इसका मतलब कि सर थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, टेन थीटा की वैल्यू 4/3 है, तो साइन थीटा की ये थीटा तो है हमारा 4, ये क्या है पाई टेन इनवर्स 4/3 क्या है थीटा ही तो है हमारा। तो अगर मैं यहाँ पर साइन कॉस थीटा लिखूंगा तो बेस अपॉन हाइपोटेनस मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, बेस अपॉन हाइपोटेनस मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी यहाँ पर -5 × 3/5, ठीक है ना। और साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी परपेंडिकुलर अपॉन, यहाँ कितना होगा, यहाँ पे कितना होगा प्लस का 5 × 4/5, ये क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, तो कोऑर्डिनेट हमारा कितना आएगा -3,4, और कोऑर्डिनेट कितना आएगा हमारा -3,4, -3,4 क्या आएगा हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट आ जाएगा, क्या जाएगा। तो समझ गए कि हमें पोलर कोऑर्डिनेट्स को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्जन करना आना चाहिए, ठीक है ना, कि हमें सिर्फ कुछ नहीं करना, हमें r पता होना चाहिए, थीटा पता होना चाहिए, और x की वैल्यू कैसे निकालोगे r cos थीटा से, और y की वैल्यू कैसे निकालोगे r sin थीटा से, क्लियर। चलिए एक चीज और देखिए कि सर अगर मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को पोलर कोऑर्डिनेट में लिख रहा था तो हमें r तो पता है, लेकिन थीटा की वैल्यू अगर यहाँ पर थीटा है तो फोर्थ कोऑर्डिनेट में क्या होगा, यहाँ पे -थीटा हो जाएगा, क्लियर। क्योंकि अब देखिए यहाँ पर अगर मान लीजिए इस तरीके से समझिए कि कोई पॉइंट दिया गया है और मैं यहाँ पर इस पॉइंट तक के बीच का एंगल कितना है हमारा, ये हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हैं तो एंगल हमारा क्या होता है पॉजिटिव, और हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आते हैं तो एंगल क्या होता है हमारा नेगेटिव होता है, क्लियर। अच्छा, और ये हमारा जो यहाँ पर एंगल आएगा वो कितना होगा, अगर यहाँ पर कोई पॉइंट होगा तो ये कितना होगा पाई, ये पाई है ना, तो ये कितना हो जाएगा पाई माइनस का थीटा, और यहाँ पर मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाऊंगा अगर, ठीक है ना, तो सॉरी क्लॉकवाइज, हाँ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाऊंगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाऊंगा, ये तो हो गया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या होता है पॉजिटिव रहता है ना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव रहता है, तो और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या होता है नेगेटिव रहता है, तो माइनस ऑफ पाई माइनस का थीटा। तो अगर मैं बोलूं सर कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा थीटा क्या रहेगा, थीटा रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा माइनस का थीटा रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा पाई माइनस का थीटा रहेगा, और यहाँ पर क्या रहेगा पाई माइनस का थीटा तो रहेगा, लेकिन वो क्या रहेगा नेगेटिव में रहेगा। इसका मतलब माइनस पाई प्लस का थीटा या थीटा माइनस का पाई, कुछ भी आप बोल सकते हो, क्लियर, कुछ भी बोल सकते हो, तीनों में से कुछ भी लिख सकते हो। तो इसका मतलब समझ में आया सर कि अगर मुझे थीटा जो लिखा हुआ है, थीटा एक्चुअल में क्या होता है, अगर मान लीजिए कि ये ट्रायंगल बनाया हमने, ये x है, ये y है, ये थीटा है, तो tan थीटा इक्वल टू y अपॉन x निकलता है, तो थीटा इक्वल टू हम बोल देते हैं tan इनवर्स y अपॉन x, क्लियर। तो अगर मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता है कोई एग्जामिनर कि पाई माइनस का tan इनवर्स y अपॉन x, क्लियर, ये थीटा हो गया, और यहाँ पर क्या लिखोगे tan इनवर्स y अपॉन x माइनस का पाई, इस तरीके से भी ले सकते हैं। माइनस का थीटा, यहाँ पर थीटा क्या है हमारा tan इनवर्स y अपॉन x, यहाँ पे कितना हो जाएगा tan इनवर्स y अपॉन x, और यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस का tan इनवर्स y अपॉन x। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये इस तरीके से चार तरीके से आप बता सकते हैं सर। इस तरीके से भी एग्जामिनर दे सकता था क्वेश्चन में, पाई माइनस थीटा के फॉर्म में भी दे सकता था। तो याद रखिए कि एंगल हमारा पॉजिटिव कब होता है, तो क्लॉकवाइज में एंगल हमेशा क्या होता है नेगेटिव, एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा हुआ है कि सर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जाएंगे तो हमारा एंगल क्या होगा पॉजिटिव होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन जाएंगे तो एंगल क्या होगा हमारा नेगेटिव होगा। तो पोलर कोऑर्डिनेट्स में ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अगर ये चीजें आपको पता नहीं, ये चीजें आपको बेसिक पता होना चाहिए, ठीक है ना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को सीखने से पहले हम पॉइंट के बारे में सीख रहे हैं, देखो मैंने चैप्टर को आगे नहीं बढ़ाया है, मैं सिर्फ पॉइंट के बारे में बात कर रहा हूँ कि पॉइंट को सर हमने कार्टेशियन फॉर्म में देख लिया, हमने पोलर फॉर्म में देख रहे हैं। पोलर फॉर्म में हमारे साथ सिचुएशन में फंसेंगे, कहाँ फंसेंगे हम, यहाँ फंस सकते हो। सर आपको ये एंगल के बारे में नहीं पता होगा सर कि सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल अब लेना क्या है। आप अगर बोला गया है 40 डिग्री दिया गया है और बोला गया है दिस इज -40 डिग्री, तो -40 डिग्री कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। तो पहले पता तो करो कि -40 डिग्री होगा कहाँ पर, इसलिए मैं बिल्कुल बेस से लेके चल रहा हूँ, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। देखिए अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्या है कि सर हमें -2 सिर्फ दिया गया है और हमें बताना क्या है सर कि हमें पोलर कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, इसके पोलर कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या निकालोगे, हमें r भी निकालना है, थीटा भी निकालना है, हमें कुछ नहीं दिया गया, ठीक है ना। तो हमें x y दिया गया है, तो x इक्वल टू हमें पता था कि सर क्या होता है r cos थीटा, एंड y इक्वल टू हमें पता था कि r sin थीटा, क्लियर। और थीटा इक्वल टू क्या होता है tan इनवर्स y अपॉन x, क्लियर। ये हमें तीनों चीजें हमें पता है, क्लियर। अच्छा अब देखिए कि सर ये जो -2, 2 है, यहाँ तो होता है प्लस,
यहाँ का है माइनस कोमा प्लस, और यहाँ का है माइनस कोमा माइनस, है ना, यहाँ क्या आता है माइनस कोमा माइनस, यहाँ क्या आता है प्लस कोमा माइनस। तो इसका मतलब ये माइनस कोमा माइनस है कोऑर्डिनेट, इसका मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। अगर ये थर्ड क्वाड्रेंट में है तो थर्ड क्वाड्रेंट में तो हमने एंगल पढ़ा था क्या, थीटा माइनस का पाई। अगर थीटा माइनस का पाई है तो थीटा कितना है हमारा tan इनवर्स y अपॉन x, मॉड में लिख दो इसको tan इनवर्स y अपॉन x माइनस का पाई। तो जो भी हमारा एंगल होगा वो क्या निकल के आएगा, थीटा क्या निकले, वो यहाँ पर कोऑर्डिनेट लेंगे हम, तो ये हमारा थीटा क्या हो जाएगा, हमारा ये हो जाएगा पूरा कंप्लीट थीटा माइनस का पाई, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में है। और r की वैल्यू कैसे निकालते हैं हमें पता है, r स्क्वायर क्या होता है, रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर। तो हम r की वैल्यू क्या निकालें, 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, और माइनस 2 का स्क्वायर कितना, यहाँ पे लिख लो माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 का होल स्क्वायर, दैट मींस 4 प्लस 4 कितना होगा 8, मतलब 8 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2√2। इसका मतलब r की वैल्यू कितनी आ गई भैया हमारे पास 2√2 आ गई, और थीटा की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, क्योंकि हमें पता ही नहीं है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे tan इनवर्स y अपॉन, मतलब y कितना है हमारा, मॉड y कितना है, y कितना है -2, और -2 y अपॉन x माइनस का पाई, मतलब यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी ये tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स अगर -2 ऊपर -2 होगा बाद यहाँ कितनी आएगी 1, और tan इनवर्स 1 मतलब tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। यहाँ पे कितना हो जाएगा पाई/4 माइनस का पाई, पाई/4 माइनस का पाई, और पाई/4 माइनस का पाई जाएगा, मतलब 180 में से कितना जाएगा 45 जाएगा, 180 में से 45 जाएगा तो कितना बचेगा 135, कितना बचेगा 135, और 135 को डिग्री के एंगल कितना हो जाएगा हमारा 2√2, 135, और 135 को हमें रेडियन में कन्वर्ट करना आता है। रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं इसको, 135 इंटू पाई अपॉन 180 कन्वर्ट कर दीजिए, तो 3π/4, इसका मतलब कितना हो गया 3π/4, क्लियर। तो 135 को हमने क्या लिखा, ये 2π 3π/4 हमारा क्या आ जाएगा 2√2, 3π/4 हमारा क्या आ जाएगा, ये कन्वर्जन आ गया, क्लियर। लेकिन अब देखिए π/4 में से मैंने पाई को हटाया हुआ है, इसका मतलब ये किस में आएगा माइनस में आएगा, और यहाँ पे एंगल कितना आएगा, ये भी माइनस में आएगा, 2√2 माइनस का 3π/4। तो क्योंकि π/4 में से आप 180 घटा रहे हो, π/4 मतलब 45 में से 180 घटाएगा, अगर सब्ट्रैक्ट होगा तो नेगेटिव में तो आएगा हमारा माइनस का 135, क्लियर। इस क्वेश्चन के बाद में आपको एक होमवर्क के लिए मैं एक क्वेश्चन देता हूँ सर, अगर दिया गया है 3/4, इसको आपको कन्वर्ट करना है पोलर फॉर्म में। ये किसके लिए है, आपको होमवर्क के लिए है, एसडब्ल्यू के लिए है, क्या कि घर पे इसको ट्राई करके मुझे आंसर बताइएगा कितना है, ठीक है। चलिए अब हम देखने वाले हैं एक टाइप का क्वेश्चन पोलर कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंडेंट, कि सर इस टाइप के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं तो हम कैसे निकालना पड़ेगा। देखिए है छोटा सा क्वेश्चन, लेकिन आप अगर फंस जाओगे, और फंस जाते हैं बच्चे बहुत सारे। ट्रांसफॉर्म द इक्वेशन, बोला गया है क्वेश्चन में, ट्रांसफॉर्म द इक्वेशन क्या दी गई है हमें, r² इक्वल टू a² cos 2 थीटा इनटू कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है ना। तो ट्रांसफॉर्म द इक्वेशन r² इक्वल टू a² cos 2 थीटा को हमें किस में कन्वर्ट करना है, कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले देखिए कि सर r² इक्वल टू a² cos 2 थीटा लिखा हुआ है, तो सबसे पहले cos 2 थीटा का फॉर्मूला हमें देखना होगा कि tan के फॉर्म में क्या होता है, tan के क्योंकि थीटा क्या होता है tan इनवर्स y अपॉन x होता है ना, तो इसलिए हमने 1 माइनस का tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा, ये हमने cos डबल एंगल वाले फॉर्मूले में देखा हुआ है कि cos 2 थीटा के 4 फॉर्मूले होते थे, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1 माइनस का 2 sin स्क्वायर थीटा, है ना, और cos स्क्वायर थीटा माइनस का sin स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस का tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा। तो ये 4 टाइप के फॉर्मूले हमने देखे हुए हैं cos 2 थीटा के। अब देखिए कि सर हमें पता था कि सर थीटा इक्वल टू क्या होता है, tan इनवर्स y अपॉन x होता है, तो हम tan थीटा लिखेंगे तो y अपॉन x निकल जाएगा, तो tan थीटा की जगह हम क्या लिख देंगे y अपॉन x, तो r² इक्वल टू a², और हमें क्या चाहिए थी, ट्रांसफॉर्म द इक्वेशन, ये इक्वेशन दी गई है इनटू कार्टेशियन फॉर्म का, इस पोलर फॉर्म की इक्वेशन को हमें कार्टेशियन फॉर्म की इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, मतलब हमें x और y को लाना पड़ेगा, तो 1 माइनस का y² अपॉन x² अपॉन 1 प्लस का y² अपॉन x², ठीक है। r² इक्वल टू a², और यहाँ एलसीएम अगर लेंगे तो x² माइनस का y² अपॉन x², और x² प्लस का y² अपॉन x², तो x² से x² कैंसिल हो जाएगा, क्लियर। अच्छा अब देखिए तो r² इक्वल टू हमारा मिला क्या हमें a² x² माइनस का y² अपॉन x² प्लस का y², क्लियर। अब उसका क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या मिलेगा, x² प्लस का y² इंटू r² इक्वल टू a² x² माइनस का y²। तो
तो ये हमारी क्या निकल के आ गई, ये पोलर फॉर्म कार्टेशियन फॉर्म में हमारी इक्वेशन निकल के आ गई। हमारी क्या आ गई, अभी हमारा r निकल के आ रहा है, इसका मतलब ये कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हुआ। तो r चूंकि हमें पता है कि r इक्वल टू क्या होता है, रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर होता है। तो r स्क्वायर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर। तो यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर एक ब्रैकेट में और x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर दूसरे ब्रैकेट में इक्वल टू a स्क्वायर x स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर। अब दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर x स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर। ठीक है, ये हमारी कंप्लीट हमें क्या मिलके आई, हमें कार्टेशियन फॉर्म में एक इक्वेशन मिलके आई। किससे हमें निकालना था, ये पोलर फॉर्म में इक्वेशन दी गई थी, ट्रांसफॉर्म द इक्वेशन r स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर cos 2 थीटा इनटू कार्टेशियन फॉर्म। तो हमें क्या करना था, हमें इस इक्वेशन को हमें किसमें कन्वर्ट करना था, हमें इसमें कन्वर्ट करना था और यही हमारा क्या है, फाइनल आंसर है। क्लियर। तो ये क्या है, छोटा टाइप का क्वेश्चन था, पॉइंट कभी जस्ट स्टार्ट ही नहीं हुआ, पॉइंट के बारे में बताना ही खत्म नहीं हुआ, सिर्फ पोलर कोऑर्डिनेट्स और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पे ही क्वेश्चन बन गया। जैसे वो सर्कल वाला क्वेश्चन अभी मैंने लगाया कि सर -1 पॉइंट से नीचे से निकल के जाएगा तो टच ही नहीं करेगा। क्लियर। और एक्सेस को टच करना ही करना है। ठीक है। तो ये क्वेश्चंस हैं, तो आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना तो क्वेश्चन कहीं से भी बन जाए, बैठे बैठे वो क्वेश्चन ड्राइव करते बनाते, लेकिन तब भी आप उसका आंसर बता दोगे। जरूरी नहीं कि वो किसी बुक में या किसी सीट्स में अगर क्वेश्चन होगा तभी। तो आईआईटी में सिलेक्शन निकलता कब है, जब आपके कॉन्सेप्ट मजबूत होते हैं। ठीक है ना। आईआईटी में सिलेक्शन इससे नहीं होता कि हमने कितनी बुकें कितनी सीटें लगा ली हैं। आपकी सीटें चाहे आप एक ही लगाइए लेकिन अच्छे से लगाइए, लेकिन कॉन्सेप्ट पूरा होना चाहिए। ठीक है। तो r स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर इनटू cos 2 थीटा, इससे हमें इसमें कन्वर्ट करना था और बहुत से बच्चे इसको नहीं कर पा रहे थे। ठीक है। समझ लो क्वेश्चन में क्या टफ था क्या नहीं था, हमें सारी चीजें पढ़ी हुई हैं, सारी चीजें पढ़ के ही हमने निकाला हुआ है। तो फिर क्वेश्चन क्यों नहीं होता, क्यों नहीं होता, क्योंकि हम पढ़ते हैं, हम सीखते कहाँ हैं, हम पढ़ते हैं हम सीखते कहाँ हैं। अगर मैं साइकिल चलाना अच्छे से सीख लिया ना, बुलेट में तुम लोग वो फायर की आवाज कैसे निकालते हो, सीखते हो ना, दोस्तों से तो सीखते हो। तो कहीं मान लो कि तुम्हारा दोस्त मैं ही हूँ, मुझसे कोऑर्डिनेट सिस्टम सीख लो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सीख लो ना मुझसे, क्या दिक्कत है। ठीक है ना। और दोस्त का मतलब ये नहीं है कि सर गंदे में कंधे में हाथ डाल के चलेंगे। ठीक है ना। दोस्त का मतलब जरूरी नहीं है, एक टीचर भी है, एक मदर फादर आपके फादर भी है, वो भी एज ए फ्रेंडली बिहेव करते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हम कंधे में हाथ डाल के आराम से जो भी अपने दोस्तों के साथ में गाली गलौज करते हैं तो हम दोस्तों पापा के साथ में गाली गलौज कर देंगे, नहीं करते ना। तो एक लिमिट ये है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल स्ट्रिक्ट हूं, लेकिन बिल्कुल फ्रेंडली होकर पढ़ो। ठीक है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि सर हमें सीखना है, हमें सर के पास जाके सीखना है। हम सीखेंगे कैसे, बाद की क्लास में जाके सीख लेंगे, हम पता है सिखा देंगे वो। ठीक है। तो कोई भी चीजें टफ नहीं है, सारी चीजें इजी हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। थारा भाई सैलेंदर इधर है, परेशान मत। अब एक क्वेश्चन दे रहा है सर कि पोलर फॉर्म की इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म की इक्वेशन है और उसे पोलर फॉर्म की इक्वेशन में कन्वर्ट करो। कैसे करेंगे, देखो क्वेश्चन दिया गया है सर कि सर एक इक्वेशन दी गई है कार्टेशियन फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन क्या दी गई है, x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर इक्वल टू ax, सिर्फ इतना दे दिया गया। क्लियर। और आपसे बोल रहा है सर इसको कन्वर्ट किसमें करना है, हमें पोलर फॉर्म कार्टेशियन सिस्टम में कन्वर्ट करना है। ठीक है। तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो सबसे पहले देखो कि r की वैल्यू क्या होती है सर, रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर होता है ना। और r स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे लिए, x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर हो जाएगा। तो हम x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की जगह सिर्फ r स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं r स्क्वायर। और a और x क्या होता है हमारा, r cos थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, r cos थीटा, एक r से ये एक r कैंसिल हो जाएगा, तो r की वैल्यू कितनी आएगी, a cos थीटा। तो ये क्या हो गया हमारा, हमने क्या कन्वर्ट किया, हमने कार्टेशियन फॉर्म की इक्वेशन को हमने किसमें कन्वर्ट कर लिया, हमने पोलर फॉर्म की इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि r भी है थीटा भी है। ठीक है ना। यहाँ पे r और थीटा नहीं था, हमें क्या लाना था, हमें r और थीटा लेके आना था, तो हमारा कन्वर्ट हो गया। क्लियर। तो सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं। और नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं क्या, कि अभी तो हमने देखा सिर्फ पॉइंट के बारे में। ठीक है ना। सिर्फ पॉइंट सर क्या होते हैं कि पॉइंट दो प्रकार के होते हैं, एक तो कार्टेशियन फॉर्म में होते हैं, एक तो क्या होता है सर कि पोलर फॉर्म में होते हैं। ठीक है। और इसी में हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द एक्सिस। अभी हम डिस्टेंस फॉर्मूले पे नहीं जाएंगे, अभी हम पॉइंट को ही खत्म करेंगे पहले कि पॉइंट सर, तो हमने देख लिया कि एक्स एक्सिस में वाई एक्सिस में क्या है, पॉइंट में चेंजमेंट हो रहे हैं। अगर मैं एक्सिस को ही चेंज कर दूं तो, क्योंकि पॉइंट तो एक्सिस के रिस्पेक्ट में ही है ना, तो अगर मैं एक्सिस के रिस्पेक्ट में एक्सिस में ही चेंज कर दूं तो फिर क्या करोगे, तो एक्सिस के लिए हम क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द एक्सिस पढ़ेंगे। क्या तो हमने ऑरिजिन को शिफ्ट कर दिया, या हमने और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को थीटा एंगल पे टर्न कर दिया, रोटेट कर दिया। रोटेशनल ट्रांसफॉर्मेशन एंड सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन, जिसको हम बोलते हैं ऑरिजिन ट्रांसफॉर्मेशन। एक पढ़ेंगे हम ऑरिजिन ट्रांसफॉर्मेशन, एक पढ़ेंगे हम रोटेशनल ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये हम नेक्स्ट वाला लेक्चर में देखने वाले हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस। ठीक है।
इसके लिए स्टे ट्यून और कनेक्टेड रहिए। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एक्सेस भी के बाद हम करेंगे क्या, फिर हम आएंगे 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ठीक है ना, सेक्शन फॉर्मूला कब यूज करेंगे, ठीक है ना। पॉइंट वाइज पॉइंट, छोटे छोटे वीडियोस में, एक घंटे का मैक्सिमम वीडियो है, आराम से पढ़ो लेकिन अच्छे तरीके से पढ़ो, ठीक है। मुझे ज्यादा कंटेंट नहीं देना है, मतलब भर के नहीं देना कंटेंट, यार मैं 1.5 घंटे का 1 घंटे का लेक्चर तो मैं बिल्कुल 4-5 पन्ने 10 पन्ने लिखवा दिए, नहीं, पढ़ेंगे लेकिन समझेंगे, अच्छा समझेंगे। 1 घंटे का टाइम इसलिए सिर्फ लग रहा है क्योंकि समझाने में टाइम ज्यादा जा रहा है, पेजेस इतने नहीं भरे जा रहे हैं, ठीक है ना। पेज भले ही 2 भरे होंगे लेकिन उसमें लग गया होगा 1 घंटा, ठीक है। तो क्योंकि मुझे बिल्कुल डीप से समझाना है, ठीक है, एक एक चीज समझानी है, ठीक है, इसलिए टाइम लग रहा है। तो ये मत सोचो 1 घंटे का वीडियो है, लेकिन 1 घंटे का वीडियो आपको दोबारा कभी देखना नहीं पड़ेगा किसी टीचर का, इतना पता है मुझे, ठीक है। चलिए अभी के लिए थैंक यू, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।